हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेमरे सर। आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है बच्चों, क्योंकि आज मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने बहुत ही बेहतरीन वीडियो, जिसमें आप मध्य प्रदेश को पढ़ेंगे नहीं, इसमें समझेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कि मध्य प्रदेश को हम किस प्रकार समझेंगे, मध्य प्रदेश के बारे में किस प्रकार से सरलता से जानकारी लेंगे। ठीक है बच्चों, मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ वो अभी आपकी एमपी पुलिस है ना, एमपी पीएससी है, इसके को दृष्टि यानी इसको देख करके मैंने एक वीडियो बनाया है आपके लिए। बहुत अच्छी वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो का सार है ना, किस लिए बनाया हूँ मैंने ये वीडियो और आपको कहाँ सफलता मिलेगी। ठीक है बच्चों, अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी, पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। और जो इस चैनल पर नए जुड़े हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को इनेबल कर ले, जिससे कि इस प्रकार की वीडियो सर्वप्रथम आपको मिले। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या जानकारी लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ मैंने आपके सामने एक नक्शा ला के रखा हूँ, देखिए इसके बारे में समझते हैं हम अच्छे से। तो क्या कहा है इसमें देख लीजिए, थोड़ा अच्छे से इसको देखते हैं हम। ये थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, ये पीडीएफ का दिखा रहा है, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, स्क्रॉल कर लेता हूँ इसको। ठीक है बच्चों, देखिए स्क्रॉल हो चुका है। अब देखिए इसको हम लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये मध्य प्रदेश लिखा हुआ है। देखिए ये मध्य प्रदेश के बारे में है। हम मध्य प्रदेश के संभाग एवं जिलों के बारे में देखेंगे। तो मध्य प्रदेश में कितने संभाग है बच्चों? तो मध्य प्रदेश में 10 संभाग है और ज़िले कितने हैं? 52 ज़िले हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश में क्या है, 10 संभाग है और 52 ज़िले हैं। इसके पश्चात देखिए यहाँ पर आपके पास मध्य प्रदेश का नक्शा दिया गया है, ये मध्य प्रदेश का नक्शा है। ठीक है बच्चों, कि इस मध्य प्रदेश के नक्शा में हमको कैसे याद रखना है, क्या याद रखना है। ये नक्शा लेकर मैं इसीलिए आया हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि क्या चीज़ कहाँ पर है, कैसे याद कैसे करना है। आपको किताबों से नहीं पढ़ना है, आपको एक नक्शे के हेल्प से पढ़ना है, इससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ पर क्या पढ़ रहे थे, कहाँ पर क्या पढ़ रहे थे। जब आप किसी भी नक्शे की हेल्प से पढ़ते हैं तो आपको कोई भी एग्ज़ाम में बहुत जल्दी याद आ जाता है कि नहीं हमने यहाँ पर पढ़ा था। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं ये किस प्रकार से दिया गया है। अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, देख लीजिए यहाँ पर नक्शे में दिया गया है दिशा, किस दिशा में है, हम किस दिशा में चलना है। तो आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत जानकारियाँ, मैं उतनी तो नहीं बता पाऊँगा आपको, सिर्फ नक्शे के बारे में बता रहा हूँ कि कहाँ पर क्या जानकारी दी गई है। और इसका मैं लिंक, पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे कि आप ये नक्शे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले ये जो मध्य प्रदेश के, ये मध्य प्रदेश का नक्शा है। इस मध्य प्रदेश के आसपास या मध्य प्रदेश की जो सीमा को लगे हुए जो भी राज्य हैं उन राज्यों के नाम बता देता हूँ सबसे पहले मैं आपको। तो देखिए ये हमारे पास, अगर आप नक्शे को देखेंगे, अब अगर दिशा को देखते हैं, डायरेक्शन को देखते हैं, तो इधर बाजू में दिया गया है आपके पास। तो देखिएगा जो ऊपर में दिया गया है वो नॉर्थ है, ठीक है, नीचे में साउथ है, राइट हैंड साइड में ईस्ट है और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम इसको, समझते हैं किस प्रकार से हल होगा। तो देखो ये यहाँ पर हमको दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो उत्तर प्रदेश किधर दिख रहा है आपको? नॉर्थ साइड में दिख रहा है, दिख रहा है नॉर्थ साइड में, तो उत्तर में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अब अगर मैं पूर्व की बात करूँ तो पूर्व किधर है? छत्तीसगढ़ में है ना। छत्तीसगढ़ में कौन है? पूर्व है। उसके बाद हम देखेंगे आगे, तो पूर्व क्या हो गया? छत्तीसगढ़ में हो गया। अब आगे देखते हैं कि अगर गुजरात की बात करें तो पश्चिम दिशा में क्या है? गुजरात है हमारे पास, है ना, पश्चिम में गुजरात है। उसके उत्तर में उत्तर प्रदेश हो गया। उसके बाद क्या हो गया? दक्षिण, दक्षिण में क्या है? महाराष्ट्र है। ठीक है, दक्षिण में क्या है हमारे पास? महाराष्ट्र है। और अगर हम देखेंगे कि उत्तर पश्चिम में, है ना, अगर उत्तर पश्चिम की बात करें तो कौन सा राज्य बेटा? राजस्थान राज्य है। अपने को ये याद रखना है। देखो यहाँ से आपको समझ में भी आ जाएगा और याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर बहुत आसानी से याद हो पाएगा आपको। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कुछ और पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ यहाँ से। देखिए फिर भी ये कॉर्नर में ही आ रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, चलेगा। अब देखिए कि आपके पास यहाँ संकेत भी दिए गए हैं कि अगर ये डॉट है, ठीक है बच्चों, ये डॉट है आपके सामने, तो ये क्या है? संभाग मुख्यालय है। अब आगे बढ़ेंगे हम तो देखते हैं कि ये देखो, ये जो रंग है ये चंबल संभाग का दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ये रंग है तो ये ग्वालियर संभाग का दिया गया है। ये जो रंग है वो क्या है? उज्जैन संभाग का है। तो आपको यहाँ संभाग दिए गए हैं, अब देख लीजिएगा अच्छे से, तो किसके संभाग क्या है ना, तो आप ये याद रखिएगा। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर, तो इसके बाद यहाँ तो कुछ नहीं है, आपको बस ये नक्शे का डाउनलोड कर लेना है और उसका देखना है कि पढ़ना है यहाँ पर किसका संभाग क्या है, किसका संभाग क्या है, कौन से ज़िले का संभाग कौन सा है। ठीक है, उसके पश्चात हमको ये बात देखनी है कि इस नक्शे के चारों ओर जितने भी राज्य हैं, कितने राज्य आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश से की सीमाओं से लगे हुए कितने राज्य हैं? तो 5 राज्य, और उन कौन कौन सी दिशा में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, नेक्स्ट देखते हैं।
तो ये नेक्स्ट दिया गया आपके सामने, कौन सा आ गया कि यहाँ पर आ गया बेटा आपके सामने मध्य प्रदेश, है ना, पड़ोसी राज्य एवं सीमाएं। जो मध्य प्रदेश है वो उसके पड़ोसी राज्य कौन से हैं और सीमाएं कौन सी है तो बता चुका हूँ मैं आपको, फिर भी और एक बार बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य है कौन कौन से हैं, गुजरात है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और कौन सा है, महाराष्ट्र है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे क्या हो गए, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हो गए। इनकी सीमाएँ तो देख लीजिए, सीमा कहाँ से कहाँ तक लगी हुई है। ये जो राज्य की सीमा है मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ वैसे, कि जो राजस्थान है आपका, राजस्थान इस पॉइंट से है ना, यहाँ से यहाँ तक जो जुड़ी हुई सीमा है वो राजस्थान की है। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की है, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे आप तो छत्तीसगढ़ की है, और यहाँ से आप चलेंगे तो यहाँ तक तो क्या है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की है, और फिर यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो गुजरात की है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट इसमें। हाँ, दूसरी बात ये हमको कुछ दिया गया है, एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या दिया गया है, कि ये थोड़ा सा हट जाता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर भी आगे जो बताने वाला हूँ वो कौन सी बात है, मैं इस संकेत के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो देखो यहाँ क्या दिया गया है, समीपवर्ती जिले, है ना, समीपवर्ती जिले कितने, सीमावर्ती जिले कितने हमारे पास 35 हैं। ठीक है, ये सीमावर्ती जिले कितने यहाँ पर 35 है, जिनका कलर इस रंग से दिया गया है, और जो अंतर्वर्ती जिले हैं वो 17 है। ठीक है, अब ये सीमावर्ती और अंतर्वर्ती का मतलब क्या है बता देता हूँ मैं। सीमावर्ती क्या है, तो सीमावर्ती कौन से होंगे, कि सीमावर्ती मतलब कि ऐसे जिले जिनकी सीमा क्या होती है, अन्य राज्य, है ना, मध्य प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों से क्या है लगी हुई है, वो सीमावर्ती जिले हो जाते हैं। ठीक है, यानी जो सीमा पर है, अंतिम सीमा पर है मध्य प्रदेश की। उसके बाद अंतर्वर्ती जो जिले हैं वे 17 है, और अंतर्वर्ती मतलब अंदर, जिनकी सीमा अन्य दूसरे भी राज्य की किसी भी सीमा से अटैच नहीं होती, वो अंतर्वर्ती राज्य हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। इसमें देखिए आगे नेक्स्ट आपके सामने ये एक आगे नक्शा। ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं, क्या बोलता है यहाँ पर कि ये कौन सा नक्शा है हमारे पास, ये जो आया है, देखिए ये हमारे पास दिया गया है मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, है ना, मध्य प्रदेश की कौन सी स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है। ठीक है बच्चों, अब मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति देखते हैं, इसमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि कर्क रेखा की, है ना, कि कर्क रेखा कहाँ से होकर जा रही है ना। तो कर्क रेखा आप देखेंगे मध्य प्रदेश में, देखो कर्क रेखा होकर जा रही है, ये जा रही है आपके सामने, ये कर्क रेखा जा रही है। ठीक है, देखो कर्क रेखा है यहाँ पर, तो ये जो कर्क रेखा है हमारे सामने, हम इसकी बात करते हैं। तो कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर के गुजर रही है, तो कर्क रेखा बेटा देखिए रतलाम से होकर गुजर रही है, उज्जैन से होकर गुजर रही है, ये आगर मालवा से गुजर रही है, राजगढ़ से गुजर रही है, सीहोर से भी जा रही है, भोपाल से, विदिशा से, रायसेन से, सागर से, दमोह से, जबलपुर से, कटनी से, उमरिया से, शहडोल से। मतलब मध्य प्रदेश के कितने ज़िले आ रहे हैं, 14 जिलों को स्पर्श करती हुई कौन जाती है, कर्क रेखा जा रही है। ठीक है बच्चों, तो ये इतनी बात समझ में आ गई कर्क रेखा के बारे में आपको। अब देखो यहाँ पर और कुछ दिया गया है, सबसे पूर्वी जिला, तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सिंगरौली है। ठीक है, सबसे पश्चिमी जिला जो है वो क्या है, अलीराजपुर है। उसके बाद सबसे दक्षिणी जिला जो है बुरहानपुर है, और सबसे कौन सा जिला है, उत्तरी जिला, है ना, मैं इसको इधर देख लीजिए, सबसे उत्तरी जिला ये दिया गया हमारे पास, जो सबसे उत्तरी जिला है वो कौन सा है, मुरैना है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, यहाँ देखने की कोशिश कीजिएगा आप। इसमें नक्शे में मैं बात करने वाला हूँ, ये मध्य प्रदेश भारत है ना, तो ये भारत के कौन कौन राज्य से होकर के कौन गुजर रही है, कर्क रेखा गुजर रही है। तो ये भी देख लीजिए आप। तो पहला तो हो गया गुजरात। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम जूम कर लेते हैं, क्या हो गया, ये हो गया हमारा गुजरात हो गया। ठीक है बच्चों, तो पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान, तीसरा हो गया मध्य प्रदेश, चौथा हो गया छत्तीसगढ़, पाँचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। ठीक है बच्चों, तो 8 राज्यों से होकर के कौन गुजरती है, भारत से कर्क रेखा गुजरती है, आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट नक्शे की ओर। देखिए नेक्स्ट नक्शा आपके सामने दिया गया है, ये इस नक्शे में देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर बात करता है मध्य प्रदेश भू आकृति प्रदेश। ठीक है, इसके हमको भू आकृति देखना है कि भू आकृति कैसी है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया गया है मध्य भारत का पठार, तो ये मध्य भारत का पठार दिया गया बच्चों, ये मध्य भारत का पठार है जो राजस्थान को लगा हुआ है। उसके बाद बुंदेलखंड का पठार है जो उत्तर प्रदेश को लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये जो लाइन दी गई है आपके पास, ये है भांडेर पर्वत श्रेणी। ठीक है बच्चों, देखो ये कैमूर पर्वत श्रेणी दी गई है यहाँ पर। उसके बाद ये जो पठार है ये रीवा पन्ना का पठार है बच्चों। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, विंध्याचल पर्वत श्रेणी ये दी गई है आपके पास, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये मालवा का पठार है बच्चों, ये टोटल पूरा नीले रंग का है ना, ये मालवा का पठार है। उसके बाद देखिए सोन नदी दी गई है हमारे पास, ये सोन नदी है। ये आपके पास देखिए बुरहानपुर दर्रा दिया गया ये। उसके बाद ये क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा प्रदेश है, और मैकल
पर्वत श्रेणी यहाँ पर दी गई है। तो आप इस नक्शे की सहायता से याद रख सकते हैं कि मैकाल पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, सतपुड़ा प्रदेश कहाँ पर है। इसके लिए आपके पास एक बड़ा सर वाला नक्शा जो मध्य प्रदेश का आता है 50-60 रुपये में आ जाएगा, बड़ा वाला लेना चाहेंगे और छोटा लेंगे तो 10-15 रुपये में आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप उसको लेकर के अपने बाजू में रखें जिससे कि सरलता जाए आपको पढ़ने में। और आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट नक्शे पर। तो देखिए नेक्स्ट नक्शा क्या दिया है हमारे पास, मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश अफवाह है ना, अफवाह तंत्र, मध्य प्रदेश अफवाह तंत्र दिया गया है। अफवाह तंत्र का मतलब है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ से होकर बह रही है, या मध्य प्रदेश की जो नदियाँ है मुख्य नदियाँ हैं उनका अफवाह तंत्र कहाँ कहाँ फैला हुआ है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये कॉर्नर में इधर दिया गया है, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ से तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हटा देते हैं इसको। तो देखो गंगा यमुना अफवाह तंत्र, तो गंगा यमुना जो अफवाह तंत्र है उसको ये रूटेड किया गया है। आप थोड़ा सा कलर समझ लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं ये लाता हूँ तो यहाँ पर दिखता नहीं आपको, इसीलिए। ठीक है, फिर नर्मदा अफवाह तंत्र दिया गया है, गोदावरी अफवाह तंत्र दिया गया है, ताप्ती अफवाह तंत्र दिया है, माही अफवाह तंत्र दिया है। ठीक है बच्चों, और ये क्या कहा है कि नक्शा पैमाने पर नहीं है ना, नक्शा पैमाने पर पैमाने पर नहीं है। पैमाने पर नहीं है का मतलब ये है कि आपका अगर बात करूँ मैं तो इस नक्शे का पैमाना दिया नहीं गया है, कोई पैमाना लिया नहीं गया है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ही आप थोड़ी थोड़ी बातों की जानकारी ले लीजिए और बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा कि देखो जवाहर सागर परियोजना, जो जवाहर सागर परियोजना है वो देखिए यहाँ पर है ना। उसके बाद राणा प्रताप सागर परियोजना, गांधी सागर परियोजना। ठीक है बच्चों, तो ये छोटी छोटी बातों को याद रखेंगे आप कि जोबट परियोजना, मान परियोजना। ठीक है, तो आप बड़ा वाला नक्शा अपने पास रखिएगा और देखिएगा कि परियोजना कहाँ कहाँ पर दी गई है ना। देखिए इंदिरा सागर परियोजना दी गई है, तवा परियोजना दी गई है, बरगी परियोजना दी गई है। ठीक है बच्चों, तो आप इनको देखिएगा। और ये परियोजना कौन कौन सी नदियों पर है, ठीक है, तो कौन सी नदी पर है देख लीजिए। तो चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर कौन सी है, गांधी सागर परियोजना है। उसी के साथ आप देखेंगे तो राणा प्रताप महासागर परियोजना जो क्या चंबल नदी पर है। फिर जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूँ मैं, यहाँ पर बता देता हूँ जोबट परियोजना। जोबट परियोजना को देखोगे आप तो जोबट परियोजना कौन सी नदी पर है, ये नर्मदा नदी पर है ना। मान परियोजना ये भी नर्मदा नदी पर है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से देख करके याद कर सकते हैं और सरलता से याद हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु दिया गया है ना, ये देखो मध्य प्रदेश की जलवायु दिया गया है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी, ये बात करते हैं। तो देखिए ये जो दिया गया ये वाला भाग है ना, ये देखो उत्तर का मैदान। तो उत्तर का मैदान जो है उसकी जलवायु कैसी है, महाद्वीपीय जलवायु, अधिक गर्मी अधिक सर्दी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद देखिए मालवा का पठार, तो मालवा का पठार में देखिए सम जलवायु, न अधिक गर्मी न अधिक ठंडा। उसके बाद नर्मदा घाटी क्षेत्र, अधिक गर्मी न सामान्य ठंड। ठीक है, अधिक गर्मी न सामान्य ठंड। उसके बाद विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र, तो सम जलवायु, न अधिक गर्मी न अधिक ठंड। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ से देख लेना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं इसमें क्या दिया मध्य प्रदेश है ना, क्या दिया गया यहाँ पर मध्य प्रदेश वर्षा वितरण, यानी मध्य प्रदेश में वर्षा वितरण किस प्रकार से होती है। तो आप देखेंगे तो ये जो ये वाला भाग दिख रहा है, इस भाग में औसत वर्षा जो है वो 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या होती है, कम वर्षा होती है जो 50 से 75 सेंटीमीटर होती है। आप यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, देखिए 125 से 150 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो औसत वर्षा होती है वो होती है 100 से 125 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इनको नक्शे में मैं आपको बता दिया हूँ कि आपको एक बड़ा नक्शा बाजू में रखना है जिसमें सब कुछ दिया रहता है, अधिक से अधिक 10-15 रुपये में आ जाएगा, आप वहाँ से देख करके आसानी से और याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट नक्शे पर। तो देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश वन क्षेत्र दिया गया है, ये मध्य प्रदेश वन क्षेत्र दिया गया है आपके सामने। ठीक है बच्चों, ये मध्य प्रदेश वन क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र कहाँ है, देखो ये यहाँ का जो ये पार्ट है, ये इतना पार्ट है, इस पार्ट में, ठीक है, देखो ये जो पार्ट दिया गया है ये पार्ट, इसमें जो आपका देखो क्या है, अल्पवन क्षेत्र है। अल्पवन क्षेत्र है जिसमें आम, महुआ, नीम, बबूल, पलास आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये कौन सा है, मध्य प्रदेश वन क्षेत्र है जहाँ तेंदुपत्ता, खेल, सागौन आदि वृक्ष हैं। ठीक है, उसके बाद याला जो देखोगे आप, ये कैसा है, सघन वृक्ष क्षेत्र है या वन क्षेत्र है जिसमें बांस, सागौन है ना, शीशम, साल, बीजा, हर्रा, बेहड़ा आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इस पर। देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर, मध्य प्रदेश भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। अब भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण किस प्रकार से है तो देखते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको दिख रहा होगा जो इस कलर से रिप्रेजेंट किए गए, ये वाले कलर से, ये कौन सा है बेटा, तो ये हमको दिख रहा है
उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन वर्षा, ठीक है, जहाँ पर जो वर्षा होती है वह 50 से 75 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अब आपको देखिए इस कलर से जो दिख रहे हैं ये और ये, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम उष्ण कटिबंधीय वन, जहाँ वर्षा कितनी होती है बच्चों, जहाँ वर्षा देखिए जहाँ वर्षा लिखा यहाँ बताया गया है कि 25 से 75 सेंटीमीटर होती है। और ये याला जो दिख रहा है आपको, ये जो रंग दिख रहा है, ठीक है, ये तो बाकी छुटा हुआ भाग रहता है। उसके बाद अगर इस रंग की बात करते हैं दो की, तो इसकी बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय, है ना, उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, वर्षा यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है, ठीक है बच्चों। तो आप ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इस पर, देखिए नेक्स्ट आ चुका है। यहाँ पर बात करने वाले हैं हम मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य अभयारण्य, है ना, वन्य जीव अभयारण्य देख रहे हैं। इसमें हम वन्य जीव अभयारण्य की बात करेंगे तो किस प्रकार से मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ पर है ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो आगे ये देखते हैं, यहाँ पर मैं एक एक बातों को ध्यान में रख करके इस वीडियो को बनाया हूँ। तो देखिए यहाँ पर कि ये दिया गया है हमारे पास, ये सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये सब दिया गया है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए कि संजय नेशनल पार्क कहाँ पर है, सीधी में है, ठीक है। फिर क्या है, अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व, ये दिया गया है कान्हा किसली नेशनल पार्क मंडला में है, ठीक है बच्चों। ये नेशनल पार्क दिया गया है आपके पास, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं अच्छे से और याद कर सकते हैं। मैंने बता के रखा हूँ आपको कि क्या याद रखना है, कि आपको एक पहले से एक अलग से नक्शा रखना है अपने पास मध्य प्रदेश का, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर संकेत भी दिए गए हैं, तो संकेत के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि नेशनल पार्क कौन से हैं, अभ्यारण्य कौन से हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कौन से हैं, टाइगर रिजर्व कौन से हैं, घड़ियाल संरक्षण कौन से हैं, है ना। तो यहाँ से आप देख करके आगे अध्ययन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो मिट्टियाँ दी गई है, ये मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ दी गई है यहाँ पर, कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी मिट्टियाँ होती हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश में मिट्टियाँ, तो देखो यहाँ पर जो दी गई है, ये देखो यहाँ पर जो दी गई है, ये जलोढ़ कछाड़ी मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है, ये लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर छिछली काली मिट्टी पाई जाती है, ये गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ साधारण काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि कहाँ पर कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जा रही है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट नक्शे में क्या दिया गया है। यहाँ पर बात किया गया है मध्य प्रदेश, यहाँ पर बात किया गया है मध्य प्रदेश कृषि विभाग द्वारा कृषि प्रदेशों में विभाजन, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार कृषि कहाँ पर क्या पाई जा रही है, देखो तो यहाँ पर जो कृषि हो रही है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो उत्तर में ज्वार गेहूँ का प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पर गेहूँ अधिक मात्रा में निकलता है। ये देखो चावल गेहूँ का प्रदेश है, यहाँ पर संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश चावल का प्रदेश है, यहाँ पर बालाघाट जिला भी है, यहाँ पर है ना, यहाँ बालाघाट जिला है, ठीक है। मध्य में गेहूँ का मालवा प्रदेश है और इधर पश्चिम में काली मिट्टी का प्रदेश है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है आपके पास मध्य प्रदेश कृषि जलवायु प्रदेश, है ना। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार से कृषि जलवायु है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे आप, ये छत्तीसगढ़ का मैदान दिया गया है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी मैदान दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर कैमूर पठार एवं सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ ग्रीड क्षेत्र है, यहाँ विंध्य पर्वत क्षेत्र है, यहाँ पर मध्य नर्मदा घाटी है, ये सतपुड़ा पठार है, ये निमाड़ मैदान है, ये मालवा का पठार है और ये झाबुआ पहाड़ी मैदान है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए इस नक्शे में दर्शाया गया है, सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक फसल उत्पादन, यानी कि सर्वाधिक कहाँ पर कौन सी फसल उत्पादित की जाती है, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक क्या है, सोयाबीन उत्पादन होता है, कहाँ पर होता है, तो ये धार में होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए ये सर्वाधिक गेहूँ उत्पादन कहाँ होता है, तो होशंगाबाद में होता है, ठीक है। अब देखिए सर्वाधिक मक्का उत्पादन, तो ये कहाँ होता है, तो ये छिंदवाड़ा में होता है, ठीक है। फिर बालाघाट में क्या है, सर्वाधिक धान उत्पादन होता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो ये देखिए सर्वाधिक अरहर उत्पादन नरसिंहपुर में होता है। फिर सर्वाधिक चना उत्पादन विदिशा में होता है, ठीक है बच्चों। और सर्वाधिक सरसों उत्पादन आपका मुरैना में होता है, ठीक है बच्चों। तो आपको यहाँ से याद रख लेना है कि कौन सा कहाँ पर उत्पादन होता है, वो भी सर्वाधिक मात्रा में है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है हमारे पास पशु संख्या एवं पशु उत्पादन, है ना, यानी कि पशु संख्या भी देखनी है और पशु उत्पाद भी देखनी है अपने को। तो अब देखो कि कहाँ पर कौन सी पशु पाले जाते हैं और क्या उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाई जाती है, तो बुरहानपुर में पाई जाती हैं। धार में देखेंगे तो सर्वाधिक बकरी घोड़े खच्चर पाए जाते हैं, ठीक है, पाले जाते हैं। उसके बाद भोपाल में आप देखेंगे तो सर्वाधिक मांस उत्पादन किया जाता है ना। अब देखिए यहाँ पर
अगर आप बात करेंगे जबलपुर में, तो जबलपुर में सर्वाधिक अंडे, है ना, सर्वाधिक अंडे भी उत्पादन किए जाते हैं और सर्वाधिक क्या है, कुक्कुट पालन किया जाता है। कुक्कुट पालन मतलब मुर्गी पालन किया जाता है, ठीक है बच्चों। रीवा में देखेंगे तो सर्वाधिक सूअर पाली जाती है और सर्वाधिक क्या है, गौवंश है ना, यहाँ पर गौवंश है सर्वाधिक, और यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक सूअर भी पाई जाती है रीवा में। उसके बाद सर्वाधिक ऊन उत्पादन देखेंगे तो ये शिवपुरी में होता है। उसके बाद सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन देखेंगे तो वो कहाँ होता है, मुरैना में होता है। मुरैना में सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है, मतलब यहाँ पे सर्वाधिक भैंस है और क्या है, सर्वाधिक गधे होते हैं। कहाँ पर, तो ये होते हैं मुरैना में, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं नेक्स्ट नक्शे में क्या दिया गया है हमारे पास। नेक्स्ट नक्शे में दिया गया है बेटा, देखिए प्रमुख खनिज क्षेत्र। प्रमुख खनिज क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर रॉक फास्फेट का क्षेत्र ये है, फिर क्या है, चीनी मिट्टी का क्षेत्र ये है, फिर यूरेनियम क्षेत्र ये दिया गया है, हीरा क्षेत्र ये है, चूना क्षेत्र दिया गया है, ये कोयला क्षेत्र दिया गया बेटा, ये कोयला क्षेत्र है ये। उसके बाद लोहा एवं क्या है, फेल्सपार क्षेत्र दिया गया है। उसके बाद मैग्नीज एवं तांबा क्षेत्र, ये देखिए बालाघाट दिया गया है हमारा, है ना, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ये टंगस्टन क्षेत्र दिया गया है, ये ग्रेफाइट का क्षेत्र दिया गया है, तो यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए आगे, अब यहाँ पर दिया गया है बच्चों हमारे पास जनजातियाँ एवं उनका विवरण। अब जनजातियाँ और उनका विवरण की बात करेंगे हम, तो देखिए जनजाति और उनके विवरण में अगर हम बात करें तो देखो श्योपुर में क्या है, सहारिया जनजाति क्षेत्र है, ये सहारिया जनजाति क्षेत्र है बच्चों। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए रीवा में अगर देखेंगे आप तो कोल जनजाति क्षेत्र पाया जाता है रीवा में। उसके बाद शहडोल सीधी वगैरह में देखेंगे तो इसमें पनिका जनजाति क्षेत्र है। उसके बाद आप आगे बढ़े जाएंगे, मंडला और बालाघाट में आएंगे, मंडला और बालाघाट में बैगा जनजाति क्षेत्र है। उसके बाद छिंदवाड़ा में चले जाएंगे आप, छिंदवाड़ा सिवनी में, सिवनी तो नहीं बोलना चाहिए, छिंदवाड़ा में तो ये भारिया है। उसके बाद आप देखेंगे बैतूल होशंगाबाद में तो कोरकू जनजाति है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप झाबुआ अलीराजपुर में जाएंगे तो भील जनजाति पाई जाती है, ठीक है बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया हमारे पास। यहाँ पर कहता है कि मध्य प्रदेश लोक नृत्य एवं लोक गायन, है ना, यहाँ पर आपको देखना है। देखो निमाड़ में, देखो निमाड़ में लोक नृत्य देख लेते हैं। निमाड़ में लोक नृत्य होते हैं गणगौर काठी इंडिया, ठीक है। उसके बाद लोक गायन होता है साझा गीत, है ना, साझा गीत होता है, हिड गायन होता है, क्या है, भरथरी गायन होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद मालवा में देखेंगे लोक नृत्य देख लेते हैं, तो ये होता है बेटा मटकी गरबा, है ना, गरबा। उसके बाद कहरवा और फुंदी होता है। उसके बाद लोक गायन देखेंगे तो साझा गीत होता है, हिट गायन होता है और भरथरी गायन होता है, ठीक है बच्चों। फिर देखेंगे बुंदेलखंड में, बघेलखंड में, है ना, बघेलखंड की बात करते हैं तो बघेलखंड में क्या है, बघेलखंड में अगर हम बात करें लोक नृत्य की तो यहाँ पर होता है आपका सुआ होता है ना, दादर होता है, कलसा होता है और दौगरा होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखते हैं लोक गायन, तो लोक गायन हो जाता है आपका विदेशिया गायन और बसदेवा गायन, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप आते हैं बुंदेलखंड में, तो बुंदेलखंड की बात कर लेते हैं। तो बुंदेलखंड में जो लोक नृत्य होता है वो लोक नृत्य होता है बधाई राई, रास नृत्य, सहरा, कनाड़ा। उसके बाद क्लस नृत्य होता है। और आप लोक गायन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर होता है आला, बिरहा गायन, हरदोल की मनौती। उसके बाद आप देखेंगे तो बैरायटा, उसके बाद देखेंगे तो चौकड़िया, उसके बाद देखेंगे आप तो जगदेव का पुआरा और फिर क्या है बम्बुलिया, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर हम चंबल क्षेत्र में चले जाते हैं, ग्वालियर अंचल में चले जाते हैं तो इसका जो लोक नृत्य है वो क्या है, लांगुरिया है, वो क्या है, लांगुरिया है, ठीक है बच्चों। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो में या आप इस चैनल पर नए जुड़े हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आपका इसको PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पर मैंने लिंक दे दिया है, आपको इसका PDF मिल जाएगा जिससे आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और जब भी पढ़ते हैं तो आप एक नक्शा साथ में रखें, और आशा करता हूँ कि आप कोई भी जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें सफल हो। थैंक यू।